हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। प्यारे साथियों, आज यूपी स्पेशल की हमारी दूसरी क्लास है और आज का सेशन प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले जो मैंने पहली क्लास आपको पढ़ाई उसमें वन लाइनर पूरे मिक्स सवाल कराए थे, लेकिन आज प्यारे साथियों जितने भी प्रश्न इसमें हैं इसमें टॉपिक वाइज मैंने लिया है। जैसे कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां कितनी हैं, कितने एयरपोर्ट हैं, कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, खनिज पदार्थ किस जिले में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी टॉपिक से सवाल बनते हैं जनजातियों के ऊपर, आज का जो सेशन है वो टॉपिक वाइज है और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास अवश्य देख लें और दूसरी क्लास प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर बेहतर लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा। अगर नहीं लगेगा तो फिर कमेंट और सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के सेशन को शुरू करेंगे हम। और ये जो क्लास होगी प्यारे साथियों, ये किसी एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशल जो पढ़ाया जा रहा है इसके लिए होमगार्ड और कांस्टेबल के लिए बनाया गया है। तो चलिए, पहला सवाल हम कहाँ से है? ये विश्वविद्यालय से है। और विश्वविद्यालय तो बहुत हैं, ऐसा तो है नहीं कि विश्वविद्यालय केवल एक ही दो चार पांच है, बहुत सारे विश्वविद्यालय, लेकिन कैसे हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिन्हें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो पहला सवाल जो वो है यहीं से बन जाता है कि यूपी में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो यूपी में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? 6 हैं। पहला सवाल तो यहीं से बन जाएगा। ठीक है, पहला जो है पूछ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? अगर इसके विद्यालय के रूप में हम देखा जाए तो ये 1875 में भी इसकी स्थापना हो गई थी, सर सैयद अहमद खान ने किया था। लेकिन प्यारे साथियों, विश्वविद्यालय के रूप में नहीं था, केवल विद्यालय के रूप में था। तो विश्वविद्यालय के रूप में इसका स्थापना वर्ष है 1920। कब है? 1920। और 1920 में ही इसे राष्ट्रीय दर्जा भी मिल गया था, इसे केंद्रीय दर्जा भी मिला है। ठीक है, दूसरा है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई है। कब हुई है? स्थापना की बात किया जाए तो 1887 में हुई है और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला है वो मिला है 2005 में। ठीक है, तो पहला है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो जाएगा, दूसरा इलाहाबाद हो जाएगा और तीसरा है प्यारे साथियों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कहां पर है? लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां है? इसकी स्थापना हुई है 1996 में और इसको राष्ट्रीय दर्जा भी मिल गया है प्यारे साथियों 1996 में। ठीक है, चलिए ये 3 हो गया। अब चौथा और पांचवा और छठवां जानना है। तो चौथा है आपका बीएचयू, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, स्थापना कब हुआ है? 1916 में हुआ है और इसको दर्जा भी कब मिल गया? 1916 में इसे राष्ट्रीय दर्जा भी मिल गया है। ठीक है, और पांचवा विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय में, वो है आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विमानन, जो आपका है अमेठी में बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई है 2013 में। कब हुई है? 2013 में, और इसको दर्जा भी मिला है 2013 में ही। तो ये पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई और इसको राष्ट्रीय दर्जा कब मिला, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा का या स्थान कब मिला है। और छठा प्यारे साथियों है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ बना है? ये है बना हुआ झांसी में। कहाँ? 2014 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 2014 में, और 2014 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थान में मिला, दर्जा मिल गया। ठीक है, तो कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से प्यारे साथियों? आप अलीगढ़ याद रख सकते हैं, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसे एयू कहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा आप तीसरा याद कर सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कहां पर है? लखनऊ में। चौथे की बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और पांचवे की बात करें राजीव गांधी, और छठे की बात करें तो रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, ये 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कहां? यूपी में है, जिसकी स्थापना कब हुई और इनको राष्ट्रीय दर्जा कब मिला है मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ेंगे अगले सेशन की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से। कहां से है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो कुल कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? 4 जो संचालित हैं, 4 जो हैं जो वर्तमान समय में चल रहे हैं, और 5वां निर्माणाधीन है। तो कुल कितने हैं? 5 हैं, लेकिन चलन में कितने हैं? 4 हैं। 5वां कौन सा है? तो 5वां गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, जेवर। कौन सा? जेवर। ठीक है, हाँ, नोएडा में गौतम बुद्ध नगर से जय कहते हो। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में संचालित में है? तो 4 बताएंगे, और कुल पूछे तो कितना बता देंगे? 5। कौन कौन सा है? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और अयोध्या। ये 4 चल रहे हैं प्यारे साथियों। और 5वां है नोएडा का, जिसे गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, जेवर। कौन सा नाम है? जेवर। अब बात करें लखनऊ में कौन सा है? लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह। कौन सा है?
चौधरी चरण सिंह, जिसे हम अमावसी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। दूसरा वाराणसी में बाबतपुर में है प्यारे साथियों। कहाँ है? बाबतपुर में, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये पहला हो गया, ये आपका हो गया दूसरा। ठीक है, अगर हम तीसरे और चौथे की बात करें तो तीसरा प्यारे साथियों हो जाएगा आपका कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कब शुरू किया गया है? 2021 में। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कुशीनगर में ही है। कहाँ है? कुशीनगर में ही है। ठीक है, और अगर हम चौथे की बात करें प्यारे साथियों, तो अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। उसका नाम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम रखा गया था प्यारे साथियों, लेकिन वर्तमान समय में उसका नाम है महर्षि, क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि। क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम आप श्री राम नहीं लगाएंगे, आपको ध्यान रखना है क्या नाम है उसका? महर्षि वाल्मीकि। कैसा है? अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और अगर पांचवें की बात करें हम, तो पांचवा है नोएडा में। नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां बन रहा है? जेवर में। कहां बन रहा है प्यारे साथियों? जेवर में बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है। गौतम बुद्ध नगर। तो कितने हैं? कुल 5 हैं, जिसमें 4 चल रहे हैं और 5वां अभी कार्य प्रगति पर है, बन रहा है। ठीक है, तो एयरपोर्ट आपने जान लिया, आपने जान लिया यूनिवर्सिटीज कहां? यूपी के बारे में। अब हमें जान लेना होगा खनिज और उद्योग। क्या जान लेना होगा? कि यूपी में किस जिले में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है और किस जिले का प्रमुख उद्योग क्या है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चूना पत्थर की बात करें, अगर चूना पत्थर किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है, कोयला किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है, तो वन किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। अगर बाक्साइट की बात किया जाए कि बाक्साइट किस जिले में सबसे अधिक मिलता है, तो बाक्साइट कई जिलों में, लेकिन मुख्य रूप से बांदा, चंदौली और ललितपुर में। मुख्य रूप से कहां? एक बांदा हो जाएगा, एक ललितपुर हो जाएगा और एक चंदौली, वाराणसी के आसपास। ठीक है, बांदा, चंदौली और ललितपुर और भी जिले में है, लेकिन मुख्य रूप से कहां है? बांदा, चंदौली और ललितपुर में। किस चीज के लिए कह रहा है प्यारे साथियों? कौन से खनिज की बात कर रहा है? बाक्साइट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बाक्साइट। अगला बात करें हम सिलिका सैंड। सिलिका सैंड क्या होता है? SiO2। क्या होता है प्यारे साथियों? SiO2। इसे सफेद जो रेत होती है प्यारे साथियों, क्या होती है? सफेद रेत जो होती है, जिससे कांच उद्योग में प्रयोग किया था। किसमें? कांच बनाने में प्रयोग किया था, उसी को कहते हैं सिलिका सैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका सैंड। और मुख्य रूप से शंकरगढ़ में पाया जाता है प्यारे साथियों। तो शंकरगढ़ कहाँ है? शंकरगढ़ प्रयागराज में है। कहाँ? प्रयागराज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपी में सिलिका सैंड पूछ ले, सिलिका सैंड इन द सेंस SiO2। ठीक है, सफेद रेत जो होती है प्यारे साथियों, जिससे हम क्या बनाते हैं? कांच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कांच। मुख्य रूप से क्या बनाता है? कांच। तो ये कहां पाया जाता है? शंकरगढ़ में। शंकरगढ़ कहां है? प्रयागराज में। क्लियर हुआ है? तो अगर चूना पत्थर पूछे सोनभद्र लगा देंगे, बॉक्साइट पूछे तो आपको बांदा, चंदौली और ललितपुर लगा देंगे, और सिलिका सैंड पूछ ले आपसे तो क्या लगा देंगे? शंकरगढ़, प्रयागराज। ध्यान रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कोयला भंडार, क्या पूछे? कोयला भंडार किस जिले में है? तो मैंने बताया कोयला भंडार जल और विद्युत उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा जिला है हमारा प्यारे साथियों? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है, कह रहा है कि रिहंद परियोजना किस खनिज क्षेत्र से जुड़ी है? तो रिहंद परियोजना भी कहां से जुड़ी हुई है? सोनभद्र से जिले से जुड़ी है। और किस क्षेत्र से? कोयला क्षेत्र से। किस क्षेत्र से प्यारे साथियों? कोयला क्षेत्र से। अगर तांबा की बात करें, किसकी बात करें हम? तांबा की बात करें तो तांबा के संकेत किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक तांबा के जो संकेत पाए गए हैं वो ललितपुर में। यूपी के कहां? ललितपुर। प्यारे साथियों, यूपी की क्लास है तो सारी चीजें कहां से होगी? यूपी से रिलेट करेंगे हम। यहाँ देश के और या अन्य विदेश से कोई भी चीजें नहीं ली जाएंगी। अब है ओबरा तापीय विद्युत परियोजना। कहां? ओबरा तापीय विद्युत परियोजना किस खनिज पर है? तो ये कहां पर है? कोयला पर। और किस स्थान की बात करें तो आपका हो जाएगा सोनभद्र। कौन हो जाएगा? सोनभद्र। क्लियर हुआ? तो जितने महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो सारे आज हम आपको करा देंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तापीय विद्युत उत्पादन, मैंने क्या बताया कि तापीय विद्युत उत्पादन की बात कर रहे, तब भी कहां लगा देंगे आप? तब भी आप सोनभद्र। तो सोनभद्र बड़ा महत्वपूर्ण जिला है प्यारे साथियों, और इसकी खासियत ये भी है, तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं। एक एमपी को, एक बीपी को, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, बीपी मतलब बिहार प्रदेश, और एक झारखंड को, और प्यारे साथियों एक छत्तीसगढ़ को। किसको? छत्तीसगढ़ को भी
इसकी सीमा प्यारे साथियों स्पष्ट करती हैं। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। कानपुर का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो कानपुर मुख्य रूप से चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। और अगर आपसे कहे कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किस शहर या किस जिले को कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी प्यारे साथियों वो किसे कहेंगे? कानपुर को कहेंगे। किसे कहेंगे? कानपुर को। अगर राजधानी तो आप जानते हैं लखनऊ है, लेकिन आर्थिक राजधानी की बात करेगा तो क्या लगा देंगे? कानपुर। अगर भारत की आर्थिक राजधानी की बात करेगा तो आप क्या लगाएंगे? मुंबई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मुंबई लगाएंगे। क्लियर हुआ? तो कानपुर का प्रमुख उद्योग कौन सा है? कानपुर का प्रमुख उद्योग है चमड़ा उद्योग। और प्यारे साथियों कानपुर किस नदी की तट पर बसा हुआ है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? गंगा नदी के तट पर स्थित है। और सबसे अधिक अगर दूषित गंगा की बात किया जाए तो कानपुर में ही सबसे अधिक दूषित गंगा नदी पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा दूषित कहाँ है? गंगा नदी कहाँ पर है? कानपुर में ही है। ठीक है, तो इतने सवाल कहाँ से बन जाएंगे? कानपुर से। अगर फिरोजा की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें प्यारे साथियों, तो ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसे सुहागन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच या चूड़ी ना, तो कांच उद्योग भी है या कांच की चूड़ियां। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्लियर है? बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत आराम से आप पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला क्या है? नृत्य और लोकगीत। तो यूपी से क्या पूरे देश से सवाल बनते हैं। ठीक है, हर एक राज्य की अपनी अपनी संस्कृति सभ्यता है, आपके लोक नृत्य है, गीत संगीत सबका अलग अलग है, लेकिन हमारी क्लास आज यूपी की है तो हम यूपी से रिलेट कर रहे हैं, यूपी बता रहे हैं आप लोग को। यूपी के बारे में जानना है। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। और कथक में सबसे अग्रणी नाम लिया जाता है बिरजू महाराज का। किसका नाम लेता है? बिरजू महाराज का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो क्या लगा देंगे प्यारे साथियों? कथक लगा देंगे। अब आपसे पूछा जाए कि कथक जो है लखनऊ के किस घराने से जुड़ा हुआ था, तो नवाब वाजिद अली शाह। क्या लगा देंगे? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है प्यारे साथियों, रासलीला किस क्षेत्र की प्रमुख लोक नाट्य शैली है? तो रासलीला प्यारे साथियों अगर जिला की बात करें तो मथुरा। कहां की है? मथुरा। और मथुरा में स्थान पूछे तो आप वृंदावन बताएंगे। मथुरा में कहा? वृंदावन प्यारे से। और क्षेत्र पूछ रहा तो क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका? ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में क्या हो जाएगा? वृंदावन आपका पूरा गया। मथुरा में क्या हो गया? मथुरा वृंदावन पूरा हो गया। ठीक है प्यारे साथियों, तो रासलीला किस क्षेत्र की प्रमुख लोक नाट्य शैली है? तो ब्रज क्षेत्र की है। ठीक है, मथुरा और वृंदावन में। अगला है नौटंकी की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो नौटंकी किस क्षेत्र की लोक नाट्य शैली है? तो नौटंकी किस नाट्य शैली है? यूपी की है। किसकी प्यारे साथियों? यूपी की। नौटंकी कहां होती है भैया? यूपी में ही ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अभी इसी सेशन में कह रहा है कि बिरहा, बिरहा जानते हैं ना, बिरहा सुनते हैं खूब जबरदस्त। तो बिरहा किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो बिरहा पूर्वांचल के प्यारे साथियों। किसका है? पूर्वांचल का। बिरहा किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो बिरहा किसका है प्यारे साथियों? पूर्वांचल का। पूर्वांचल में बिरहा भैया जबरदस्त होता है। कजरी पूछ रहा, कजरी किस मौसम में संबंधित है? तो कजरी बरसात के मौसम में। किसके मौसम में? बरसात के मौसम में है। ठीक है, आल्हा, आल्हा किस वीर गाथा से संबंधित है? तो आल्हा और उदल दो भाई थे जिनकी कहानियां बड़ी प्रचलित है प्यारे साथियों। तो आल्हा और उदल किससे किससे संबंधित है? वीर गाथा से आल्हा और उदल। अगर हम सोहर की बात करें प्यारे साथियों, तो सोहर घरों में कब गवाया जाता है? जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना, अर्थात ये क्या है? जन्म समारोह में। सोहर कब गवाया जाता है प्यारे दोस्तों? सोहर गवाया जाता है जन्म समारोह में। क्लियर रहेगा? अगले बात करें झूमर। झूमर कई राज्यों का अपना लोक नृत्य और त्योहार है प्यारे साथियों, लेकिन ये पूछ रहा है किस क्षेत्र में प्रचलित है। अगर यूपी की बात करें, यूपी में पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। कहां? पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही प्रचलित है क्या? झूमर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और चमर गीत की बात करें, चमर गीत किस समाज से जुड़ा लोकगीत है प्यारे साथियों? तो किससे? दलित समुदाय से। किससे है? दलित समुदाय से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बिरहा, कजरी, आल्हा, सोहर, झूमर अगर आपसे पूछे तो पूर्वांचल, बरसात, आल्हा, तो जो भी चीजें हैं आप ध्यान से पढ़ते रहिए, गलती नहीं करेंगे, ध्यान से आप एकदम देखते रहिए। मैं आपको यूपी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा में आने की संभावना है उन सबको करा दूंगा। आज दूसरी क्लास है प्यारे दोस्तों इसकी। उत्तर प्रदेश के अगर प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की बात किया जाए, जैसे सम्मान जानते हैं, पुरस्कार जानते हैं, अगर भारत की बात किया जाए, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है। क्या है प्यारे साथियों? भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार देखा जाए तो क्या हो जाएगा? भारत रत्न। लेकिन बात चल रही यूपी की, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा क्या है? यश भारती पुरस्कार।
कौन सा है प्यारे साथियों? यश भारती पुरस्कार है। अब यश भारती की शुरुआत कब से हुई है? तो 1994 से। अगर आपसे पूछे शुरुआत कब से हुई प्यारे साथियों, तो 1994 में। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, कला के क्षेत्र में भी दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में भी दिया जाता है और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। कितनी राशि मिलती है? 8 लाख रुपए इसमें मिलता है। तो यश भारतीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और साहित्य या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। शुरुआत कब हुई है? 1994 में। कब शुरुआत हुई है? 1994 में शुरुआत हुई है। ठीक है, नाम क्या है? यश भारती पुरस्कार। क्या है प्यारे साथियों? यश भारती। तो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्यारे साथियों? यश भारती। अगर भारत का पूछा जाएगा तब भारत रत्न लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए बढ़ेंगे अगले सेशन की तरफ। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? क्या पूछ लिया है? साहित्यिक पुरस्कार पूछ लिया। ठीक है, अभी तक नागरिक पूछ रहा था, अब है साहित्यिक पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में प्यारे साथियों भारत भारती पुरस्कार। कौन सा है? भारत भारती पुरस्कार। अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूछा जाए साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत भारती पुरस्कार। कौन सा प्यारे दोस्तों? भारत भारती पुरस्कार। अगर बात किया जाए भारत भारती पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। अब पूछे इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1976 में। कब हुई है प्यारे साथियों? 1976 में। कब हुई है? 1976 में। अब यहां से एक सवाल और भी बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से एक सवाल और भी बनेगा प्यारे दोस्तों कि किसे सबसे पहले मिला। अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित सम्मान भारत भारती पुरस्कार किसे सबसे पहले मिला है, तो सबसे पहले मिला है महादेवी वर्मा को। किसको मिला है प्यारे साथियों? महादेवी वर्मा को मिला है। कब मिला है? सन 82 में। किसे मिला है? महादेवी वर्मा को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत भारती पुरस्कार जो है वो सबसे पहले किसे मिला है, तो क्या लगाएंगे? महादेवी वर्मा को। कब मिला है? 1982 में। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी, क्या पूछ रहा है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत कह ही रहा है प्यारे साथियों, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा, नृत्य के क्षेत्र में दिया जाएगा और नाटक के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है, नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है और नाटक के क्षेत्र में भी दिया जाता है। क्लियर है? अगर बात करें लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य से संबंधित है, क्या लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य से संबंधित है, तो यूपी से नहीं है भैया, नहीं लगाइएगा यूपी, क्या लगाइएगा? एमपी लगाइए। क्या? मध्य प्रदेश से संबंधित है। महात्मा गांधी की बात करेगा तो महात्मा गांधी लखनऊ में विशेष जो है दिया जाता है महात्मा गांधी के नाम से। ठीक है, तो लता जी के नाम से दिया जाता है प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में, यूपी में नहीं है। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार क्या है? अगर आपसे पूछे हिंदी संस्थान कहां, लखनऊ की बात कर दे, कहां की बात कर दे? लखनऊ की बात कर दे, द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन है, तब आप लगा देंगे महात्मा गांधी सम्मान। क्या लगा देंगे? महात्मा गांधी। कब? लेकिन जब हिंदी संस्थान और क्या जोड़ दे, लखनऊ शब्द जोड़ दे, तभी आप लगाइएगा महात्मा गांधी सम्मान। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्या है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन है, तो हिंदी संस्थान में सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है भारत भारती पुरस्कार। कौन सा? भारत भारती पुरस्कार। ठीक है, साहित्य भूषण सम्मान किस राज्य से संबंधित है, तो साहित्य भूषण जो साहित्य सम्मान है वो किससे है? यूपी से। किसने? अपने यूपी से, अपने उत्तर प्रदेश से। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए बढ़ेंगे अगले सेशन की तरफ। अगला सेशन क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला खेल सम्मान कौन सा है, तो अगर पुरुषों की बात करें प्यारे साथियों तो लक्ष्मण पुरस्कार कौन सा है? लक्ष्मण पुरस्कार। किस में? पुरुषों की बात करें, पुरुषों को दिया जाता है प्यारे साथियों लक्ष्मण पुरस्कार। जो लक्ष्मण पुरस्कार किसके नाम पर है, तो रामायण के जो पात्र हैं लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण आप जानते हैं, बताने जरूरत नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की बात किया जाए तो महिला खिलाड़ियों को, तो पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है लक्ष्मण पुरस्कार और महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़े अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व की बात किया जाए कि यूपी में कौन कौन महान शख्सियत पैदा हुई है, उनसे भी सवाल बन जाता है। तो अगर बात किया जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है इलाहाबाद में। इलाहाबाद प्राचीन नाम है, वर्तमान में क्या नाम है भैया? प्रयागराज। क्या है प्यारे साथियों? प्रयागराज। तो भारत के पूछा जाए कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म कहाँ हुआ है? यूपी में भैया। यूपी में पूछा जाए कहाँ हुआ है, तो यूपी में भैया कहाँ हुआ है? तो मुगल सराय में। मुगल सराय कहाँ प्यारे साथियों? चंदौली जिले में। कहाँ है? चंदौली जिले में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंदौली जिले में। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो मुगल सराय में हुआ। मुगल सराय में कहाँ? चंदौली में। अगर आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
अवस्थ विश्वविद्यालय का नाम है ना, सुना है आपने। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म कहाँ हुआ? तो अंबेडकर नगर में। वर्तमान नाम क्या है प्यारे साथियों? अंबेडकर नगर। पहले इसको क्या कहते थे? पहले इसे किस नाम जानते थे प्यारे दोस्तों? पहले इसको अखंड नगर के नाम से भी जानते थे। क्या कहते थे? अखंड नगर। लेकिन वर्तमान में इसका नाम है अंबेडकर नगर। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सेशन की तरफ। अगला सेशन क्या है? मदन मोहन मालवीय जी का संबंध किससे है? तो मदन मोहन मालवीय जी का संबंध है बीएचयू से। कौन? बीएचयू, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई है। कब हुई है? 1916 में है। और कैसा? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको बताया गया। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय अगर पूछे किसे जाता है तो मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद शहीद पार्क कहाँ है प्यारे साथियों? तो प्रयागराज में। किस नाम जाता है? अल्फ्रेड पार्क के नाम जानते हैं। किस नाम से? अल्फ्रेड पार्क, या इसे कंपनी गार्डन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उसका मुख्य नाम क्या है प्यारे साथियों? अल्फ्रेड पार्क है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी का, जो कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ? यूपी में। तो ठीक है, यूपी से रिलेटेड जितने भी सवाल आप बनेंगे आज हम सारे सवाल आपको करा देंगे। अगर पूछा जाए रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहाँ हुआ है? जिन्होंने क्रांति भाई 1857 की क्रांति में इनका बड़ी भूमिका थी, आपने खूब पढ़ा इनके बारे में। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी माँ तो झांसी वाली रानी थी ना, पढ़ते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी में। कहाँ है प्यारे साथियों? वाराणसी में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेगम हजरत महल किस विद्रोह से संबंधित है, तो बेगम हजरत महल संबंधित है 1857 का विद्रोह। कौन सा? 1857 का विद्रोह। भाई कबीरदास जी, कबीरदास जी इतने महान शख्सियत पैदा हुए तो कहां पैदा हुए थे? कहां पैदा हुए हैं? वाराणसी में। कहां? वाराणसी, मगहर में, जिसे हम कहते हैं लाहर नामक तारा। कहां इनका जन्म माना जाता है भैया? इनको कहां मिले हैं? लाहर नामक तारा पर, ऐसी इनकी मान्यता है। तो कबीर साहब का जन्म कहां हुआ है? वाराणसी में हुआ है। कहां है प्यारे साथियों? वाराणसी में हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ वाराणसी में हुआ है। चलिए तो अगला है तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ है कहाँ? राजापुर। राजापुर प्रयागराज वाला नहीं भैया, राजापुर कहाँ? चित्रकूट वाला। और इन्होंने कौन सी रचना की है प्यारे साथियों? रामचरितमानस लिखा है। क्या लिखा? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर रामायण की बात किया जाए तो रामायण की रचना किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि ने। किसने किया है? महर्षि वाल्मीकि जी ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या बन सकता है? अगला सवाल बनता है प्यारे साथियों, हाँ, सूरदास किस भक्ति धारक कवि थे? तो सूरदास सगुण भक्ति धारक कवि थे। और अगर कबीर साहब की बात की जाए तो निर्गुण विचार धारक कवि हैं। ठीक है, तो सूरदास किसके भक्ति में थे प्यारे साथियों? कृष्ण भक्ति में लीन थे। मीरा की बात किया जाए तो मीरा भी किस भक्ति में आती हैं? मीरा भी कृष्ण भक्ति की बात करते हैं। ठीक है भैया, किस भक्ति से हैं? कृष्ण भक्ति से हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म, जिनकी बहुत सारी उपन्यास, बहुत सारी कहानियां, नाटक आप पढ़ते हो, किसका? मुंशी प्रेमचंद जी की। इनका जन्म कहाँ हुआ? लमही में हुआ है। लमही कहाँ है प्यारे साथियों? वाराणसी। और वाराणसी कहाँ है? यूपी में। से काशी नगरी कहते हैं ना, ईश्वर का निवास स्थान नहीं कहते हो, या शंकर भगवान का निवास स्थान है भाई। घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी इनका भी जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी में। इनको किस चीज का जनक कहा जाता है? अभी आगे हम देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन की बात किया जाए, हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी, इनका भी जन्म कहाँ हुआ है? इनका भी जन्म प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, इनकी कई सारी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे क्या है? मधुकला, मधुबाला, मधुकला, निशा निमंत्रण, ये सब किसकी है? क्या भोलू, क्या याद करो, किसकी सब रचनाएं? हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। कहाँ हुआ है प्यारे साथियों? प्रयागराज में, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सेशन की तरफ। अगला सेशन क्या है? सूर सागर के रचयिता। सूर सागर के रचयिता स्वयं कौन है? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। गीत गोविंद, कुछ क्वेश्चंस आ गए, पढ़ लीजिए आप लोग। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। बीजक किसकी रचना है प्यारे साथियों? कबीर साहब का ग्रंथ है, जिसमें साखी शब्द रमैनी क्या रखा गया है? साखी शब्द रमैनी, 3 शाखाएं हैं, और मुख्य क्या है? बीजक है। क्या है दोस्तों? बीजक, याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी, क्या? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। अगर गोदान की बात किया जाए, गोदान की बात किया जाए, गबन की बात किया जाए, ठीक है, तो ये सब किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की रचना। किसकी है? प्रेमचंद की रचना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? काशी में हुआ है भैया, वाराणसी में हुआ है।
मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं और हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ है प्रयागराज में। ठीक है। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? मैंने बताया गबन उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद्र जी। अवधी भाषा का प्रमुख ग्रंथ कौन है? अवधी भाषा का सबसे प्रमुख ग्रंथ है रामचरित मानस, जिसकी रचना किसने लिखा? तुलसीदास ने किया है, तुलसी दास ने। ध्यान रखिएगा भैया, किसने लिखा है? तुलसीदास ने। अगर पूछा जाए ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन है, तो ब्रज भाषा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, जो किस भक्ति से रिलेट करते हैं? किस भक्ति से? कृष्ण भक्ति से रिलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से प्रमुख जनजातियों की बात किया जाए तो जनजातियां भी बहुत पूछी जाती भैया, जनजातियां आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा आती हैं, तो हम भारत की जनजातियों की बात नहीं करेंगे, यूपी की जनजातियों की हम बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर पूछा जाए कि यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है प्यारे साथियों, तो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। अब पूछ लिया जाए थारू कहां पाई जाती है, तो थारू तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां? तराई क्षेत्रों में, तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अगर अब जिले की बात किया जाए प्यारे साथियों, तो लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, यहां पर प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है प्यारे साथियों, क्लियर है? देखिए अगला क्या है? अगला है बुक्सा जनजाति कहां पाई जाती है, तो बुक्सा जनजाति प्यारे साथियों कहां पाई जाती है, तो बुक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर में। और बिजनौर के बारे में क्या जानते हैं? बिजनौर के बारे में आप जानिए कि यूपी में गंगा कहां प्रवेश करती हैं? बिजनौर जिले में ही प्रवेश करती हैं और बलिया से निकल जाती हैं। ठीक है, तो बुक्सा जनजाति कहां पाई जाती है प्यारे साथी? बुक्सा जनजाति बिजनौर क्षेत्र, बिजनौर जिले में बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है। गौड़ जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है, तो गौड़ जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र और मिर्जापुर में। कहां? सोनभद्र और मिर्जापुर में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सेशन क्या है कि कोल जनजाति की बात किया जाए, कोल जनजाति भी मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास ही ज्यादा देखने को मिलती है। खरवाड़ जनजाति की बात किया जाए तो खरवाड़ जनजाति भी सोनभद्र के ही पास मिलती है। चेरो जनजाति की बात किया जाए तो ये है किस तरफ? उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में। कहां? पूर्वी क्षेत्र में। और बैगा जनजाति, बैगा जनजाति कहां पाई जाती है, तो सोनभद्र क्षेत्र में। तो अक्सर जनजातियां लखीमपुर खीरी, बिजनौर और इधर सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए कि कितनी जनजातियां, प्रमुख जनजातियां कितनी हैं, संख्या नहीं पूछ रहा, प्रमुख जनजातियां कितनी है यूपी में, तो लगभग 15 प्रमुख जनजातियां हैं जो यूपी में निवास करती हैं। कहां? यूपी में। अगर देश की बात किया जाए तो सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई। कहां? मध्य प्रदेश में। लेकिन हमें मध्य प्रदेश आज नहीं पढ़ना है, आज यूपी स्पेशल पढ़ना है हमको। अब बात करें हम, महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में कई तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे इनको कौन सी उपाधि मिली है, तोते-ए-हिंद मिला है ना, क्या मिला है? तोते-ए-हिंद। तो ये बड़े पूछा जाता है इनका। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। तो इनकी रचना क्या है, तो ये सब थोड़ा सा पूछा जाता है, तो आइए पढ़ लेते थोड़े से। अमीर खुसरो का जन्म पूछ लिया जाए तो इनका जन्म हुआ है 1253 में। कब हुआ है प्यारे साथियों? 1253 में हुआ है। कहां हुआ है? पटियाली में। पटियाली कहां है प्यारे साथियों? कासगंज। और कासगंज कहां है? यूपी में। तो कहां पैदा हुए भैया ये? अमीर खुसरो भी का जन्म कहां हुआ? यूपी में हुआ है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था अमीर सैफुद्दीन महमूद। क्या था? अमीर सैफुद्दीन महमूद। अगर इनके गुरु की बात किया जाए तो महत्वपूर्ण बनेगा ये। गुरु की बात किया जाए तो निजामुद्दीन औलिया। कौन है? निजामुद्दीन औलिया इनके कौन है? इनके गुरु हैं। ध्यान रखिएगा, आप गलती से भी गलती नहीं करिएगा। आगे क्या है प्यारे साथियों, अमीर खुसरो किस काल के कवि थे? अगर पूछा जाए किस काल के कवि थे प्यारे साथियों, तो दिल्ली सल्तनत काल के। और बात करें किसके समय ज्यादा ये थे भैया, तो ये किसके समय थे, इसको आपको जवाब देना है। अभी मैं बताऊंगा कि किस शासन काल में ये सबसे ज्यादा समय व्यतीत किए हैं। तो अगर पूछा जाए अमीर खुसरो किस काल के कवि थे, दिल्ली सल्तनत काल के कवि थे भैया। अमीर खुसरो क्या कहा जाता है, तो महत्वपूर्ण है ये। अमीर खुसरो कहा जाता है तोता-ए-हिंद। क्या कहता है? तोता-ए-हिंद, या भारत का तोता कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो किस भाषा कवि थे, ये बहुत बार पूछा गया है। किस भाषा कवि थे? फारसी और हिंदवी भाषा कवि थे। क्या थे? फारसी और हिंदवी भाषा के कवि थे। और किस शैली का जनक माना जाता है, तो कव्वाली शैली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो जी को ही माना जाता है। ठीक है, और अगर किया जाए कि किस वाद्य यंत्र को, किस वाद्य यंत्र का जनक माना जाता है, तो सितार वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? सितार वाद्य यंत्र का इन्हें जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? सितार वाद्य यंत्र का इन्हें जनक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करें हम किसके शासन काल में थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी आप पढ़ेंगे। अमीर खुसरो को किस संगीत शैली का प्रवर्तक माना जाता है, तो ख्याल और तराना। किसका? ख्याल और तराना। अगर बात किया जाए अमीर खुसरो किस सूफी संत से जुड़े थे, तो सूफी संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, जो उनके गुरु है। ठीक है, हाँ, इनकी दरगाह के पास इनकी समाधि भी बनाई गई है।
अमीर खुसरो को किस सल्तनत के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किससे? अलाउद्दीन खिलजी की दरबारी कवि थे भैया। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 1325 में। 1253 में पैदा हुए हैं, 1253 ईस्वी में पैदा हुए हैं और 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी समाधि बनाई गई है निजामुद्दीन दरगाह, कहाँ? दिल्ली में, ठीक है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है प्यारे साथियों, वो महत्वपूर्ण रचना सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो है तुगलकनामा। कौन सी है? तुगलकनामा। तो प्यारे साथियों, ये आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए 2 क्लासें बनाए हैं। पहले इसमें आपको पहली क्लास में एकदम वन लाइनर है, दूसरे में मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया है, अभी एक क्लास इसमें मैं और पढ़ाऊंगा प्यारे साथियों। और अगर आप तीनों क्लासें पढ़ कर जाते हैं तो आप कांस्टेबल का एग्जाम देंगे या क्या कहते हैं होमगार्ड, तो इससे बाहर से सवाल नहीं जाएगा। इस चीज की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं प्यारे साथियों। आपको जल्द ही जीएस में जो है आपको मैराथन होमगार्ड के बच्चों के लिए जल्द ही मैं ला रहा हूं, और उतना आप पढ़ के जाएंगे तो मैं आपसे आश्वासन दिलाता हूं, तो आपको बाहर से नहीं पढ़ने की जरूरत होगी, उतने में सब हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास नंबर 3 लेकर आएंगे जल्द ही होमगार्ड और उत्तर प्रदेश स्पेशल जो यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए तीसरी क्लास हम जल्द लेकर उपस्थित होंगे प्यारे साथियों। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंद रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सर, धन्यवाद।